हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को कराएंगे प्रीवियस ईयर जो 2012 का आपका है सीटेट ईवीएस का प्रीवियस ईयर है। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 61 से है। क्वेश्चन नंबर 61 से है। तो भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। ऑप्शन नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट्स, 2 है वसा, 3 है विटामिन, 4 है प्रोटीन। तो चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, सही है। क्योंकि जो भारोत्तोलक होते हैं जो भार उठाते हैं, उन्हें क्या होता है, उन्हें मांसपेशी और बॉडी बनाने की बहुत ही क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें क्या होता है, प्रोटीन युक्त आहार को लेने की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसलिए वे प्रोटीन युक्त आहार को लेते हैं। तो जैसे अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं या कहीं जाते हैं तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, लोग प्रोटीन से युक्त आहार को लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि रेखा की मां डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन नंबर 1 है हल्के निलंबित अवद्रवों को अवसादित करने, 2 कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, 3 पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, 4 पानी को रंगहीन करने। तो चलिए आंसर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, रेखा की मां क्या करती है कि हल्के निलंबित अवरोध को अवसादित करने के लिए फिटकरी को पानी में डालती है। क्योंकि वो पानी को कहाँ से लाई है, तालाब से लाई है। तो तालाब का पानी क्या होगा, गंदा होगा। तो फिटकरी का प्रयोग हम गंदे पानी को क्या करते हैं, साफ करने के लिए करते हैं। फिटकरी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, गंदे पानी को साफ करने के लिए करते हैं। और जो साफ करने के बाद पानी क्या होता है, पीने योग्य हो जाता है। तो इसमें से सारी अशुद्धियाँ क्या होती है, बाहर निकल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है आपका, पूछा है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ऑप्शन नंबर 1 है श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, 2 है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थी के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, 3 विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज के लिए विद्यार्थियों को कहना, 4 विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। तो चलिए यहाँ पे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा आप सभी। तो चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा 2। इसमें देखिए क्या है, पहला ऑप्शन नंबर 1 से देखते हैं, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरण को देखकर लिखने के लिए कहना। इससे विद्यार्थी क्या होगा, खाद्य श्रृंखला को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझेगा। और अगर खाद्य श्रृंखला के लिए क्या करेंगे, विभिन्न आवासों से चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला की खोज करने के लिए विद्यार्थी को कहना, तो भी ऐसा विद्यार्थी नहीं कर सकता है। ये ऑप्शन हमारे ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आप ये जो आपका कार्ड प्ले है, ये कहीं भी आएगा तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कार्ड प्ले का मतलब क्या हो, प्ले कार्ड्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप खाद्य श्रृंखला पढ़ाते हैं और उसमें पढ़ाते हैं कि ये हरे पौधे हैं, एक सेकेंड, खाद्य श्रृंखला में हम कहते हैं ये हरा पौधा है। पौधा क्या करता है, पौधे को क्या करता है, टिड्डा खाता है। पौधे को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खाता है, मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है, चलिए बताइएगा, मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है, चील खाता है। तो हम अगर बच्चों को ऐसे समझा देंगे लिख के तो उनको क्या होगा, उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। अगर हम प्ले कार्ड्स बनाएंगे, कुछ हम इस तरीके से प्ले कार्ड्स बनाएंगे,
ऐसे प्ले कार्ड्स बना दिए, एक मिनट, कुछ हम ऐसे इस तरीके से प्ले कार्ड्स बना दिए, यहाँ पौधे बना दिए, और उसके बाद पौधे के बाद यहाँ पे हमने टिड्डे को बना दिया, टिड्डे के बाद यहाँ पे हमने सांप, यहाँ पे मेढक को बना दिया, और यहाँ पे क्या किया, सांप को और चील को बना दिया। और इसमें से उनको हम ये प्ले कार्ड्स को दे देंगे खेलने के लिए, और वो खेल खेल में क्या करेंगे, इस चीज़ को, खाद्य श्रृंखला को सीख जाएंगे कि पेड़ को कौन खाता है, और वो बताएंगे टिड्डा खाता है, टिड्डे को कौन खाता है, इस तरीके से क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 प्रक्रम में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। 2 निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। 3 अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। 4 निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। तो चलिए आंसर बताइएगा इसका आप लोग। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। 2 है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। 3 शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। 4 वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकती है। चलिए आप लोग भी उत्तर देते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, एक शिक्षिका है और आप अपने को ले लीजिए, आप एक शिक्षिका हैं और वो क्या करती है, श्वसन प्रकरण को पढ़ाती हैं और उसके बाद आप क्या करती है, परीक्षा को लेती हैं और फिर उसके बाद भी आप देखती हैं कि जो विद्यार्थी है वो श्वसन और सांस लेने में क्या है, अंतर को नहीं समझ पाया। वह श्वसन को भी वही लिखा है और सांस लेने को भी वही लिखा है। तो देखिए यहाँ पे ये आंसर नंबर 4 इसलिए सही होगा। आंसर नंबर 4 में आपका क्या दिया कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी हैं। यहाँ पे इसलिए ये सही होगा क्योंकि देखिए जब जो विद्यार्थी है वो मानसिक स्थिति, अगर विद्यार्थी की मानसिक स्थिति सही है तो वहाँ पे कभी भी विद्यार्थी की गलती नहीं देंगे। ठीक है, ये आपका टैग वर्ड है। यहाँ पे क्या होगा, हमेशा हमारी शिक्षिका की गलती रहेगी क्योंकि विद्यार्थी अगर मानसिक रोग से, किसी मानसिक रोग से पीड़ित है तभी वो वहाँ पे विद्यार्थी क्या करेगा, विद्यार्थी की गलती रहेगी, नहीं तो हमेशा हम शिक्षक की गलती रहेगी कि हम उन्हें अच्छी तरीके से समझा नहीं सके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। ऑप्शन नंबर 1 है सब्जी को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। 2 सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। 3 बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। 4 सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो चलिए आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। हमें क्या करना चाहिए, सब्जियों को हमेशा अच्छी तरीके से धो के, पहले सब्जी को काटने से पहले क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, तब उसे काटना चाहिए। कभी भी सब्जी को काट कर हमें नहीं धोना चाहिए क्योंकि उसमें जितने भी सारे विटामिन जो कुछ भी होते हैं सारे क्या होते हैं, पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन हो गया। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोग इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह पर ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें।
बी है स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, सी है गुब्बारे में हवा भरना, डी है दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय है? तो आप लोग आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है कि ए और डी, 2 है बी और डी, 3 है ए और सी, 4 है ए और बी। तो बताइएगा इसमें से क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर आपका होगा ए और डी, ऑप्शन नंबर ए और डी। क्योंकि अगर आप एक शिक्षिका है और आपको क्या करना है कि वायु की जो आप एक ईवीएस की शिक्षिका हैं और वायु की प्रकरण को आपको समझाना है, तो आप क्या करेंगी कि मतलब कि वायु में भार होता है, तो अब अलग अलग तरीके से भी क्या करती हैं, सिखा सकती हैं कि वायु में भार होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम खाली उल्टा बीकर को पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें तो हमें पता चलेगा कि क्या होता है, वायु में भार होता है। और दो भरे हुए गुब्बारे को एक छड़ में क्या करें, हम बांध दें और साम्यावस्था में लाएं और फिर क्या करें, उसमें से एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो इस तरीके से हम अपने बच्चे को समझा सकते हैं कि वायु में क्या होता है, भार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थी को वायु प्रदूषण तथा वृत्त चित्र दिखाना, 2 है विद्यार्थी से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। ऑप्शन नंबर 3 है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्प शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर 4 है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो चलिए आप सभी इसका आंसर दीजिएगा फटाफट। इन क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि कभी कभी सीटेट क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चन को दोबारा वो रिपीट करता है। सीटेट क्या करता है, क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो क्वेश्चन को देखते रहिएगा। बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट बन गया तो किसी भी तरीके का आपको ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ घुमा फिरा के थोड़ा देता है और आंसर क्या होता है उसका वही होता है। आंसर क्या होता है, वही होता है। ऊपर का भले से ही आपको क्वेश्चन चेंज कर दे। तो इसमें कुछ टैग वर्ड है, आपको हम इसमें टैग वर्ड भी बताते रहेंगे। तो चलिए इसका देखते हैं 68 का देखते हैं। विद्यार्थी को 68 का आपको हम देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक इसका ये नहीं, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या है, विद्यार्थी से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, विद्यार्थी को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। वृत्त चित्र आप दिखा के बच्चे को क्या करेंगे, उसको नहीं समझा सकते हैं। वृत्त चित्र से क्या होगा, बच्चा उतना नहीं समझ सकता है। प्रदूषण के बारे में बच्चा को अगर आप कोई चित्र बना के और उसे बच्चे के सामने दिखा दे और वो प्रदूषण के बारे में समझ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, पाठ्यपुस्तक से भी वो अगर खुद से पढ़ेगा तो भी वो नहीं समझ पाएगा। चौथा में आपका क्या दिया है कि प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्न को करवाना। ऐसा कभी नहीं है कि आप पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में पढ़ा दिए और बच्चे से क्या किए कि उन्हें सारा क्वेश्चन करा दिए तो बच्चा सीख जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप दीपावली में बच्चा क्या करता है, दीपावली के पहले देखता है पर्यावरण कैसा है, दीपावली के बाद अगर पटाखे फूटते हैं तो भी बच्चा उसके बाद वो क्या करता है, उसमें अंतर करता है कि पहले पर्यावरण कैसा था और अब पर्यावरण कैसा है, तो वो क्या करता है, बच्चा सीख जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, 2 बहुत बात करना, 3 हाइपर एक्टिविटी, 4 आक्रामक व्यवहार। तो चलिए आंसर करिएगा फटाफट से। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4।
अगर किसी को तनावग्रस्त बच्चे को पहचानना है तो उसको क्या करेंगे, उसका आक्रामक व्यवहार से ही क्या होता है, पता चल जाता है कि बच्चा क्या है, तनाव युक्त है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है, स्टील की कटोरी पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर 2 है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। 3 है, लौह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। चौथा है, लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो फटाफट से इसका आंसर करिएगा। तो चलिए इसका देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में दोनों में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रजनन और भोजन बनाना, 2 प्रजनन और अंकुरण, 3 वृद्धि और प्रजनन, 4 वृद्धि और भोजन बनाना। तो चलिए इसका आंसर करिएगा फटाफट से। फटाफट से इसका आंसर करिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन। क्योंकि वृद्धि जंतुओं में भी होती है और पेड़ पौधों में भी होती है, प्रजनन जंतुओं में भी होता है और पेड़ पौधों में भी होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अंजलि की सहेली दांतों के क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ऑप्शन नंबर 1 है दिन में 2 बार ब्रश करें, बी है एनिमल कम कर न हो इसके लिए ब्रेसिस पहने, सी मिठाई चॉकलेट और कार्बन ऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, डी हर खाने के बाद क्या करें, कुल्ला करें। तो चलिए देखते हैं अंजलि के उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है सी डी और ए, 2 है डी ए और बी, 3 है ए और सी, चौथा है बी सी और डी। तो चलिए फटाफट से आंसर करिएगा। आप लोग आंसर करते रहिएगा और अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा और मार्क्स को जोड़ते रहिएगा कि आपने 15 क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे, 15 क्वेश्चन में से आप लोग कितना गेन कर पाए हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर देते हैं 72 का। 72 का है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सी डी और ए। क्योंकि अगर दांतों से बचना है तो दिन में 2 बार हमको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। और दांतों से बचना, दांतों के दर्द से बचना है या दांतों को क्षय होने या उससे नुकसान होने से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। और मिठाई चॉकलेट जैसी चीज़ों का हमें उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है दांतों में सड़न हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। नीचे देखिएगा, ये वेन आरेख बना हुआ है और इसका अध्ययन करना है कि निम्नलिखित में से कौन जीव जंतु यक्ष में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है ईल, 2 है शार्क, 3 है मछली, 4 है मगरमच्छ। आप लोग जल्दी जल्दी करिएगा। आप अपने मार्क्स को लिखते रहिएगा कि आप कितना मार्क्स पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए होगा कि देखिए मगरमच्छ पानी में भी रहता है और ये क्या करता है, जमीन में भी रहता है। एक सेकेंड, क्या करता है, जमीन में भी रहता है, पानी में भी रहता है और क्या करता है, अंडे देने वाला भी जंतु है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है डैश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, 2 है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, 3 है मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए, 4 है पानी को साफ करने के लिए। तो चलिए फटाफट से आंसर करिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। देखिए आप लोग कहीं गए होंगे
होटल में या कहीं किसी के घर पे भी मछली का जो एक्वेरियम होगा आपने देखा होगा, उसमें एक पंप लगा होगा जिसमें वो अंदर जाके क्या करता है, पानी क्या करता है, बुलबुले की तरह निकलता है। तो ये पंप क्या करता है, इसे क्या करते हैं, एयर पंप, इसे क्या कहते हैं, एयर पंप। तो ये एयर पंप क्या करता है कि पानी में जाता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, घोलता है। पानी में क्या करता है, ऑक्सीजन को घोलता है, जिससे मछली को क्या करता है, ऑक्सीजन प्रदान होता है। तो चलिए इसका क्या है, अधिक पानी में क्या करता है, अधिक से अधिक ऑक्सीजन को घोलता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, एक मछली, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलिए अभी ठीक है, दिख रहा होगा। 75, एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे के पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी डैश, ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीजन रहित है, 2 है मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, 3 है खनिज रहित है, 4 है मछली के तैरने योग्य नहीं है। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइएगा आप सभी, फटाफट से बताइएगा क्या होगा आंसर। और हाँ, अगर जो सीटेट की तैयारी कर रहा है वो बच्चे क्या करेंगे, मैं सारा प्रीवियस ईयर का पेपर डाल दूंगी और उसको वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि इसमें सीटेट में प्रीवियस ईयर बहुत ही मोस्ट होता है, क्योंकि पेपर हमेशा यहीं से आता है, प्रीवियस ईयर से ही वो ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। तो मैं आप लोग को ऑनलाइन वाला भी पेपर करा दूंगी, तब तक मैं ऑफलाइन वाला अभी कराती हूँ, उसके बाद मैं ऑनलाइन का भी स्टार्ट कर दूंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर होगा, ये क्या है, खनिज रहित है। 75, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा, खनिज रहित। क्या होगा, देखिए यहाँ पे खनिज रहित क्यों हो जाता है, जब क्या करते हैं हम पानी को क्या करेंगे, उबालेंगे, पानी को क्या करेंगे, पानी को जब हम उबालते हैं तो पानी क्या करेंगे, पानी को उबालिए आप और कमरे के तापमान पे ठंडा करिए, पानी उबालिए नॉर्मली तापमान पे, अब जैसे कमरे का जो तापमान है उससे ठंडा करिए, और ठंडा करने के बाद उसे क्या करिए, अगर आपके घर एक्वेरियम है तो उसमें डाल दीजिए, और देखिए मछली को लाइए और उसमें डाल दीजिए, मछली क्या करेगी, मर जाएगी, क्योंकि उसमें उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें का सारा जो खनिज पदार्थ है वो क्या होगा, खत्म हो जाता है, पानी को बॉयल करने के बाद उसमें से खनिज पदार्थ क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बाद में कराएंगे, 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो चलिए, थैंक यू।